हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्लास 11th का है, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। तो आइए 3 वर्ग का आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप के सामाजिक वर्ग में अभिजात वर्ग की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि उनके नियंत्रण के कारण था। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामी के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। अभिजात वर्ग की विशेष हैसियत होती थी, उनका अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, उनके पास अपनी सामंती सेना थी। वे अपने स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सामंतवाद क्या था? इसकी आर्थिक विशेषता बताएं। सामंतवाद क्या था? इसकी आर्थिक विशेषताएं बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। सामंतवाद जर्मन शब्द से फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है। इस प्रकार सामंतवाद भूमि से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह एक ऐसे समाज की ओर संकेत करता था जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड तथा दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद एक प्रकार के कृषि उत्पादन को अभिव्यक्त करता है, जो सामंत लॉर्ड और किसानों के संबंध पर आधारित था। किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे और लॉर्ड किसानों को उनके सर्व सेवा के बदले उनकी सैनिक सुरक्षा की गारंटी देते थे। लॉर्ड के किसानों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे, इसलिए सामंतवाद ने किसानों के जीवन में न केवल आर्थिक पहलू बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था? कैथोलिक चर्च में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था? कैथोलिक चर्च में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आइए हम लोग वर्णन करते हैं उसकी भूमिका का। मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग पदारी वर्ग था। इस वर्ग में पोप, बिशप तथा पदारी शामिल थे। कैथोलिक चर्च में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पोप पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष थे और वे रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप तथा पदारी द्वारा किया जाता था। अधिकतर गांवों के अपने चर्च होते थे, जहां प्रत्येक रविवार को लोग पदारी के धर्म में प्रवेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए जमा होते थे। चर्च के अपने नियम होते थे, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पदारी नहीं हो सकता था। कृषि दास, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति तथा स्त्रियां पदारी नहीं बन सकती थी।
पदारी बनने वाले विवाह नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी। चर्च को क्रिश्चियनों से एक वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। इसे तीर्थ कहा जाता था। धनी लोग द्वारा अपने कल्याण तथा मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिए जाने वाले दान भी चर्च की आय का एक प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है लॉर्ड द्वारा नाइट के आपसी संबंधों का वर्णन करें। लॉर्ड द्वारा नाइट के आपसी संबंधों का वर्णन करें। राइट आंसर हो जाएगा नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार जुड़े हुए थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा के संबंध थे। लॉर्ड नाइट को जमीन का एक भाग देता था और उसकी रक्षा करने वाला वचन देता था। जमीन के इस भूभाग के फीफ कहा जाता था। फीफ को उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता था। यहाँ 1000 से 2000 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में फैली हुई हो सकती थी। इसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पवन चक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उनका घर, चर्च और इस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने का स्थान होता था। फीफ के बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित धन राशि देता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन देता था। नाइट अपने सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकते थे, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रांस के कैथेड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए। फ्रांस के कैथेड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्च को दान देना अमीर व्यक्तियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में बड़े बड़े चर्चे का निर्माण होने लगे। इन्हें ही कैथेड्रल कहा जाता था। कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण पूरा हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। इन्हें ही कैथेड्रल नगर कहा गया है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं पूरा। तो आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है मेनर की जागीर क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो आइए हम लोग वर्णन करते हैं। मध्यकालीन लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था। वह गांवों पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। मेनर की जागीर में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं थी। आइए हम लोग मुख्य विशेषताएं को जानेंगे। ए में है प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ाई लॉर्ड के औजारों का देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों को देखभाल करते थे और औरतें वस्त्र काटती एवं बुनती थी और बच्चे लाड़ के मदिरा संपत्ति में काम करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे
जहाँ लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चरगाह होते थे जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहाँ पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। बी है 13वीं सदी से कुछ दुर्गे को बड़ा बनाए जाने लगा जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्ग की कोई जानकारी नहीं थी और उनका विकास सामंत प्रथा तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है सी। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके नमक चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीज़ों को उन्हें दूसरे स्थान से प्राप्त करना पड़ता था। डी है 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरतों की कहानी गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कमरे के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था जहां मेनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यहाँ एक गायक दीर्घा होती थी जो कि संगीतों द्वारा अभिजात वर्गों के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन के लिए बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था? इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? इस संकट के क्या परिणाम निकले? तो आइए हम लोग परिणाम क्या निकले उसको हम लोग जानते हैं। तो उत्तर है 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। इस संकट के लिए मुख्य रूप से 3 कारक जिम्मेवार थे। ए में है मौसम में परिवर्तन। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और उस ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फर्मों प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी में के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई, उपलब्ध संसाधन कम पड़ गया, जिसका तात्कालिक परिणाम था अकाल। 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। बी है चांदी के उत्पादन में कमी। ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया की चांदी के खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी हुई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। सी है महामारी। 12वीं एवं 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देश से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो अपने साथ प्लेग महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक
अलग लग रहा था, जो 1347 से 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वाले की जनसंख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। व्यापार केंद्र होने कारण नगर इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। परिणाम इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों के ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों को भारी कमी आ सकती थी। खरीदने की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आ गई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरों के दरों में 250% तक की वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दुगनी की मांग करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकालीन यूरोप के भिक्षुओं के जीवन तथा मठवाद का वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं। भिक्षु विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। ये अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये लोग एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिन्हें आबो या मॉनेस्ट्री मठ कहा जाता था, जो मनुष्य के आम आदमी के बहुत दूर होते थे। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगने का व्रत लेता था। पदारी कार्यों के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्री दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क तथा स्त्रियों नन कहलाती थी। कुछ आबों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबो पदारियों के तहत भिक्षु और भिक्षाणियों भी विवाह नहीं कर सकती थी। भिक्षु तथा भिक्षाणियों के लिए नियम। आइए हम लोग नियम जानते हैं, क्या क्या नियम है। बेनेडिक्टिन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। इनका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार है। ए में भिक्षुओं को बोलने का आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। बी विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन। सी किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। डी आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षाणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र का पाठ करना चाहिए। ई मठ इस प्रकार बनने चाहिए कि आवश्यकता की सभी वस्तुएं, जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हो। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ संशय व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ
प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं आरामदायक एवं विलासिता पूर्व जीवन की साधारण कृषकों, गरेड़ियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास में तुलना की गई। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसमें भिक्षुनी, भिक्षु और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया। भिक्षु और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में सारा का सारा करा दी हूँ। चैप्टर 4 का है। चैप्टर 4 का नाम है 3 वर्ग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।